मैं लिख रहा हूँ जनाब, 3 डायमेंशनल एरे इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 2 डायमेंशनल एरेज। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। आपने क्या किया है कि ये क्या है, एक पूरा क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, और ये हो गए 2 2 डायमेंशनल एरेस। अगर आप ये करें कि इसको कह दें 0 और इसको कह दें 1, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, और ये बन जाएगा एक 3 डायमेंशनल एरे। अब जब 3 डायमेंशनल एरे आप बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? पहली बात तो ये है कि आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि इसमें कितने 2 डायमेंशनल एरे हैं। जैसे हमारी डायग्राम के हिसाब से उसमें 2 डायमेंशनल एरे हैं। फिर हर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं? 3। और हर 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कितना इंडेक्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 है। समझ में आ रही बात? और अगर मैं लिखता हूँ ARR3 और अगर मैं लिख देता हूँ 0, तो इसका मतलब पहला 2 डायमेंशनल एरे, इसका मतलब है पहला उसका पहला 1 डायमेंशनल, और फिर उसका पहला इंडेक्स लिखने के लिए मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जाएगी कहाँ? ये वैल्यू यहाँ पर इधर जाएगी। समझ में आ रही है? ठीक, सही। तो ये कहलाता है जनाब स्टैटिक 3 डायमेंशनल एरे। सही। आप इसको डायनेमिक वे में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको कहते हैं 3D, और फिर आप देखें ये एक ब्रैकेट ये आया। अच्छा, फिर इसके अंदर आपको चाहिए क्या? 2 डायमेंशनल एरे। देखें ये पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ मैंने लगाया कॉमा, फिर इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं और ये दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 2 डायमेंशनल एरे हैं, और ये एक्चुअली है डायनामिक 3 डायमेंशनल एरे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल एरे है जिसमें 2 डायमेंशनल एरे हैं, और दोनों 2 डायमेंशनल एरे का साइज जो है वो 5 है। ठीक है, सही। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे कोई पूछता है जी 4 डायमेंशनल एरे, तो आप क्या कहेंगे? 4 डायमेंशनल एरे इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 3 डायमेंशनल एरे। या इन जनरल आप कह सकते हैं कि n, आप सिंपली इस लाइन को कॉपी करें और यहाँ पे लिख दें कि n डायमेंशनल एरे इज combination of more than 1 n-1 डायमेंशनल एरेज। ठीक है, कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहना चाहें जा सकते हैं। सही है? ठीक है, तो समझने वाली चीज़ जो है वो ये है। तो जनाबे वाला आप देखें, जब हम भी मैट्रिक्स कैलकुलेशन या इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास एक एरे है, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे 5 तो इसमें 5 रोज़ हैं, 5 कॉलम हैं। जैसे हम समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इसमें 5 1 डायमेंशनल एरे हैं, और आपको बताने के लिए क्या बताना पड़ता है कि कौन सा 1 डायमेंशनल एरे है और उसका कौन सा इंडेक्स है।
ठीक है, ये स्टैटिक वे है। शॉर्ट एंड नोटेशन इस तरीके से, आपको वैल्यूज़ पहले से पता है, आपने प्रोवाइड कर दें, उसके हिसाब से एरे भी बन गया और वैल्यूज़ भी चली गई उसके अंदर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो देखें जिस तरीके से ये 2 डायमेंशनल एरे ये बना हुआ है, यही काम अगर आप नॉर्मल वे में करें, विदाउट शॉर्ट एंड नोटेशन करें, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से करेंगे तो मसला होगा, इसको आपको करना पड़ेगा बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। वैल्यू असाइन करना, ये यूज़र से इनपुट लेना। तो वैल्यू अगर पता हो तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। अगर वैल्यू पता नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, आपको यही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। बात एक ही, एट द एंड रिजल्ट वही बनता है। जैसे कल भी बात हो रही थी कि मेमोरी में तो उसी तरीके से वो बनेगा। ठीक है, और फिर ये बात भी हमेशा जहन में रखनी चाहिए हमें कि जब एक मल्टी डायमेंशनल एरे होगा जो कि और कुछ एरेस का कम्बिनेशन हो, तो ये जो एरे डॉट लेंथ है ये क्या रिटर्न करेगी, 4। एरे 0 डॉट रिटर्न क्या करेगी, 3। एरे 1 डॉट लेंथ करेगी 3, 2 भी रिटर्न करेगी 3 और 3 भी रिटर्न करेगी 3। तो ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है। सही है, ठीक है। 3 डायमेंशन के लिए 2 ब्रैकेट आएंगे। हाँ, फिर 2 ब्रैकेट आ जाएंगे। तो इसी वजह से जावा में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक 2 डायमेंशनल एरे अगर मेरे पास मौजूद है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मौजूद तमाम 1 डायमेंशनल एरो का साइज़ सेम हो। जैसे ये आपको एक एरे नज़र आ रहा है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है और इसमें 5 1 डायमेंशनल एरे हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों का साइज़ डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है। एरे 0 का लेंथ है 5, एरे 1 की लेंथ है 4, एरे 2 की लेंथ है 3, एरे 3 की लेंथ है 2 और एरे 4 की लेंथ है 1। ऐसा जो एरे होता है उसको कहा जाता है रैग्ड एरे, और सी शार्प में से कहते हैं जैग्ड एरे। आप ज़रा सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ है, ईच रो इन अ 2 डायमेंशनल एरे इज इटसेल्फ एन एरे। हर रो खुद एक एरे होती है। सो द रॉज कैन हैव डिफरेंट लेंथ्स, सच एन एरे इज नोन एज अ रैग्ड एरे। समझ में आ रही? ठीक है, चलिए। अब रैग्ड एरे कहाँ यूज़ होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे कहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर मैट्रिक्स कैलकुलेशन में यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आपको ऐड करना है, तो अब ये A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से। अब ये काम अगर आप जो है ना वो एक 1 डायमेंशनल एरे करने की कोशिश करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, और मज़ीद कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लाई करना है तो अब तो और मसला हो गया। ठीक है, लिहाजा ये ऑपरेशन यूज़ करने के लिए आपको लाजमी तौर पे 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करना पड़ेगा। मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशन। अब अच्छा, ये है आपका असाइनमेंट इस वीक का। ये मेरे फोल्डर में भी स्लाइड मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। असाइनमेंट क्या है इसको समझ लें। असाइनमेंट ये है कि देखें, आप स्टूडेंट्स को आपने कुछ MCQs क्वेश्चन दिए, आपने दिए 10 MCQs क्वेश्चन। हर स्टूडेंट ने ज़ाहिर उनको अटेम्प्ट किया। तो ये जो पहली डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये है स्टूडेंट के आंसर्स, यानी स्टूडेंट 0 ने 0 क्वेश्चन का आंसर दिया A और स्टूडेंट 1 ने 0 क्वेश्चन का आंसर दिया D। सही है, ये तो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा, एक्चुअली 0 का आंसर है D और 1 का आंसर है B। ये है आपका फर्रा। ठीक है, और ये है जो यानी की कह लें उसे, की वो है, और कौन जो स्टूडेंट ने आंसर दिए वो ये है। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इन स्टूडेंट्स की स्कोरिंग करे। क्या करे, स्कोरिंग, कि स्टूडेंट 0 ने कितने सही आंसर दिए, कितने गलत दिए, स्टूडेंट 1 ने कितने सही आंसर दिए, कितने गलत दिए। ठीक है,
तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे एरे। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक 2 डायमेंशनल एरे जिसमें आप स्टूडेंट्स के आंसर्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप स्टैटिक एरे यूज़ करेंगे या शॉर्ट एंड नोटेशन यूज़ करेंगे? डायनेमिक से काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वैल्यूज़ पता है हमें वैल्यूज़ पता है, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए, आसानी से फटाफट बन जाएगा वो। ठीक है। और की के लिए भी हम एक जब 1 डायमेंशनल एरे यूज़ करेंगे तो वो भी शॉर्ट एंड नोटेशन डायनामिक बना लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ, अब आपको कंपेयर कराना पड़ेगा एक एक वैल्यू को उससे। पहले स्टूडेंट 0 की तमाम वैल्यूज़ को की से कंपेयर कराएंगे, फिर स्टूडेंट 1 की तमाम वैल्यूज़ को की से कंपेयर कराएंगे, फिर 2 को, यानी एक फॉर के लूप में ये काम होगा। और उसमें आप जो है वो स्टूडेंट को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, की वही रहेंगी आपकी। तो लिहाजा एट दी एंड आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वही आ रहा होगा कि स्टूडेंट 0 ने कितने सही आंसर दिए हैं, स्टूडेंट 1 ने कितने सही आंसर दिए हैं, और एट दी एंड स्टूडेंट 7 ने कितने आंसर सही दिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये असाइनमेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए अलग फॉर लूप लगेगा? नहीं, एक ही लूप में काम हो जाएगा, एक लूप में जाएगा। एक ही लूप में हो जाएगा। वो तो है। हाँ, तो यही तो करना है। स्टूडेंट चेंज करेंगे की सेम रहेगी। हाँ, तो ये ही करना है, और ये आप नेक्स्ट मंडे की क्लास से पहले पहले मुझे ईमेल कर देंगे। ठीक है, सही। ये है आपका असाइनमेंट। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम ज़रा सर्चिंग के ऊपर। यहाँ तक कोई सवाल है रिलेटेड टू ग्रेडिंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट? सही। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं इनका ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि क्या इनका मकसद होता है, और ये असाइनमेंट है, ये आप नेक्स्ट क्लास से पहले जाइए आप सेंड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ज़रा सर्चिंग के ऊपर बाय यूजिंग एरेज। तो एरेज जो हैं जनाब, इनके अंदर अगर हमें कोई डेटा मौजूद हो और उसमें से वैल्यू सर्च करनी है कि भाई ये वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं, तो उसमें 2 अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। एक कहलाती है लीनियर सर्च और दूसरी कहलाती है बाइनरी सर्च। ठीक, लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च तो ये है कि ये सारा डेटा मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च ये है कि मेरे पास एक एरे है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा इंटीजर एरे बना रहा हूँ मैं, और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 10, 30, 34, 78, 45, 98, 23, ये वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। अच्छा, और इनपुट में क्या ले रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जनाब, पहले तो मैं यूज़र से वो बता देता हूँ भाई से कि भाई प्लीज़ एंटर एनी वैल्यू टू सर्च। ठीक है, और फिर मैंने किया ये कि एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया नंबर, और फिर मैंने लिख दिया इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। क्या होगा कि एक नंबर इनपुट होगा और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये सर्च करना है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो मेरे एरे में है या नहीं है। कैसे करूँगा? एक तो मैं फॉर का लूप लगाऊंगा जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन arr डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, और सिंपली मैं करूँगा ये कि इफ़ का एक चेक लग जाएगा, इफ़ नंबर इक्वल्स टू arr i, तो फ़ौरन क्या करो जी, फ़ौरन जो है वो प्रिंट कर दो नंबर फाउंड, और चाहें तो ब्रेक कर दें या ना भी करें।
प्रिंट तो ये होगा नंबर फाउंड। अच्छा, अब इसमें मसला ये हो जाएगा कि अगर नंबर फाउंड नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे। तो इसका एक बेहतर तरीका ये है कि आप एक बूलियन वेरिएबल बना लें, इसको कह लें इस फाउंड, और इसमें रखें बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, वैसे फॉल्स ही होता है उसमें, ठीक है। और ये जो इस फाउंड का वेरिएबल है ना, इसके अंदर ट्रू कर दें अगर नंबर मिल जाता है तो, और लूप से बाहर आके चेक कर लें, अगर इस फाउंड ट्रू है तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर फाउंड। एल्स अगर वो फॉल्स है तो आप क्या करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। सही है। अब ये कोड चला के चेक कर लेते हैं भाई। भाई पूछ रहा है प्लीज एनी वैल्यू टू सर्च, जैसे मैंने 12 इंटर कर दिया तो ये कहेगा कि नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोबारा से इसे चलाऊं और अब ये दोबारा मुझसे कोई नंबर पूछ रहा है, अब मैंने कह दिया भाई 34, तो अभी क्या कह रहा है, नंबर फाउंड, क्योंकि 34 इस एरे में मौजूद। ये जो अप्रोच है ना, ये कहलाती है लीनियर सर्च, यानी कि आप एक एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से बारी बारी कंपेयर करें। अच्छा, ये जो लीनियर सर्च है, ये जो लीनियर सर्च अप्रोच है, इसमें होता ये है कि तुक्का अप्रोच है ये। तुक्का अप्रोच से मुराद ये है कि जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ अगर पहला ही है तो फ़ौरन मिल जाएगा, और अगर आखिरी है तो लूप बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा, एन टाइम चलेगा जितने नंबर हैं एरे में, और अगर नहीं है तो लूप पूरा चलेगा और उसके बाद बताएगा नंबर नहीं मिला। यानी अगर मेरे पास जो है वो 1000 नंबर है एरे के अंदर, और वो क्या करे कि उनमें से सर्च करे, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे 1000 ही सर्च कर रहा हूँ तो वो लूप चलेगा कितनी दफ़ा, 1000 दफ़ा। अगर मैं उसमें सर्च कर रहा हूँ 550 तो वो लूप चलेगा कितनी दफ़ा, 550 टाइम्स चलेगा। ये मसला है किसके साथ, लीनियर सर्च के साथ। इसके मुकाबले में एक और अप्रोच है जो कहलाती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करती है, बाइनरी सर्च जो है उसकी अप्रोच जो है वो ये है कि इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मिड, और एक होता है लेफ़्ट, और एक होता है राइट, या इसको कह लें स्टार्ट और एक कह लें एंड। अब जैसे ये आपके सामने एक एरे नज़र आ रहा है आपको, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12, टोटल नंबर कितना है 13। तो यहाँ पे आप तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक करेंगे स्टार्ट इंडेक्स, उसमें समझ लें 0 है। एक करेंगे एंड, उसमें है एरे डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ -1 कर लें, 12 कर लें, यानी एक वेरिएबल होगा जिसमें पहली वैल्यू होगी, पहली वैल्यू का इंडेक्स, और एक वेरिएबल होगा जिसमें आखिरी वैल्यू होगी, आखिरी वैल्यू का इंडेक्स। और फिर क्या करेंगे आप, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 को अगर आप 12 से प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी, 0 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ जाएगी। मिड में आप रख देंगे 6, सही है। अभी जो 6 आई है ना मिड वैल्यू, इसको आप कंपेयर करेंगे जो भी नंबर आपको फाइंड करना है। जैसे 6 में वैल्यू क्या है इस वक्त यहाँ पर 50 को कंपेयर करेंगे जो नंबर आपने ढूंढना है 11 से। अगर 50 बड़ा है तो इसका मतलब नंबर जो है वो 50 से पहले है, तो हम जो हमारा एंड वेरिएबल है उसको पीछे ले आएंगे, एंड वेरिएबल में रख देंगे मिड। अगर वो 50 से बड़ा है
तो हम स्टार्ट वेरिएबल को आगे ले आएंगे। उससे होगा ये कि हमारा स्कोप कम हो जाएगा। पहले हमारा स्कोप 0 से 12 था, अब या तो 0 to 6 हो जाएगा या 6 to 12 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जी सर। फिर उनमें से मिड निकालेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, और इस तरीके से जब हम सर्चिंग करेंगे तो ये सर्चिंग जो है वो एज कंपेयर टू लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा फास्ट है। कॉम्प्लिकेटेड तो इतना नहीं है अगर आप इसको उतना करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को अगर हमें कोड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो जनाब पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि बाइनरी सर्च के लिए इसका जो मैकेनिज़्म है उसकी वजह से डेटा का सॉर्टेड होना ज़रूरी है। अगर डेटा सॉर्ट नहीं होगा तो बाइनरी सर्च, देखिए असल